क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास हम लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। आज ये क्लास 9th एनसीईआरटी में भूगोल का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अपवाह। उसमें आपको अपवाह देखने को मिलेगा। इसको जो है नदी का क्षेत्र कहते हैं। नदी जिन क्षेत्रों से बहती है उस पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो अगर कहीं अपवाह शब्द आ जाती है, नदी के बारे में बताया जा रहा है। इस चैप्टर में हम लोग भारत की नदियों को बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जिससे अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आए तो गलत ना होने पाए। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सभी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो। बिना एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप इस एनसीईआरटी के चैप्टर को पूरे अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये क्लास 9th का एनसीईआरटी में तीसरा चैप्टर है अपवाह तंत्र। अपवाह क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, द्रोणी किसे कहते हैं, बेसिन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो नदी, जहाँ नदी बहती है, जिस क्षेत्र से नदी में कई सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, और इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं, अपवाह बोलते हैं। नदी का जहाँ नदी बहती है उस पूरे क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। इसी को बेसिन कहते हैं, इसी को द्रोणी कहते हैं, इसी को घाटी कहते हैं, सब इसी को कहते हैं। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो नदी, इस पूरे चैप्टर में हम नदी के बारे में पढ़ेंगे और नदी कैसे निकलती है, कैसे बहती है और क्या क्या स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। यहाँ लिखा हुआ है कि अपवाह शब्द, ठीक है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो नदी जिस क्षेत्र में बहती है उस पूरे क्षेत्र को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। लिखा है, भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। तो एक मुख्य नदी में कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं कि एक अपवाह तंत्र है, नदी है, उस नदी में कई नदियां आकर के मिल रही हैं। तो उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उस पूरे क्षेत्र को हम अपवाह या अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है, ठीक है। तो नदियां निकलती कहाँ से हैं और नदियां अक्सर पर्वतों से निकलती हैं, झीलों से निकलती हैं और जाकर के वो किसी झील में, समुद्र में या महासागर में गिर जाती हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं या अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो मान लीजिए जिस क्षेत्र में नदी बह रही है, जैसे आप इस मैप पे देखिए, यहाँ पर मुख्य नदी है, जिस क्षेत्र में नदी आकर के सहायक नदियां आपस में मिल रही हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इस पूरे क्षेत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो जहां जहां से नदी आकर के मिलती है उस पूरे क्षेत्र को हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। आगे है कि मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि दो छोटी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं, जिसे हम जल विभाजक कहते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये दो अलग अलग नदी का द्रोणी है। एक मुख्य नदी मान लीजिए एक नदी है और ये दूसरी नदी है। तो दोनों नदियों के बीच का जो ऊंचा हुआ भाग होता है उसे हम जल विभाजक कहते हैं। और ये आप मैप पर देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय जल विभाजक है, जो आप देख सकते हैं ये पूरे भारत को अलग अलग भागों में बांट रहा है। तो कुछ नदियां यहाँ से निकलती हैं और वो जो है अरब सागर में गिरती हैं, तो कुछ नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो जल विभाजक क्या होता है, जो दो अपवाह तंत्र के जल को विभाजित कर देता है। तो दो अपवाह तंत्र के जल को जब विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, इसी को जल विभाजक कहते हैं। और आप इस मैप पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जल विभाजक लाइन है जो पूरे भारत में होके गुजर रही है, ठीक है। तो ये जल विभाजक लाइन जो है किसी भी द्रोणी को बांटने का काम करती है। जो इस एनसीईआरटी में बातें कही गई हैं ये आपको अच्छी अच्छी किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र द्रोणी माना जाता है। भारत में किस नदी की अपवाह तंत्र द्रोणी सबसे बड़ी है, वो गंगा नदी जो है सबसे बड़ी अपवाह तंत्र के रूप में जानी जाती है।
अब भारत में अपवाह तंत्र, ध्यान दीजिएगा, भारत में यह अपवाह शब्द आ जाए समझ लें नदी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमें नदी के बारे में चैप्टर को पढ़ना होता है। यहाँ लिखा हुआ है, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि भारत में जो नदियां हैं, याद रखिएगा, नदियां दो जगह से निकलती हैं। एक पश्चिमी घाट मतलब प्रायद्वीपीय भारत से, और वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरती हैं। और कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं जो अरब सागर में और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो नदियों के निकलने का भारत में दो स्रोत है, एक हिमालय है और एक प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भारत के अपवाह तंत्र का निर्धारण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है ये भी हम आगे बता देते हैं। तो हिमालय की नदियां बारहमासी होती है क्योंकि यहाँ पानी हमेशा रहता है, बर्फ का भी और वर्षा का भी। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां जो है बारहमासी नहीं होती हैं, जबकि क्या होती है वो, तो वो जो है मौसमी नदियां होती हैं। जब मानसून आता है तभी इनमें पानी होता है, नहीं तो पानी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक नदी अपवाह है, कावेरी। कावेरी जो है 12 महीने उसमें पानी रहता है। वो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो जिसका पानी हमेशा रहता है, उसे हम बारहमासी नदी कहते हैं। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर और स्पष्ट होगा, आगे हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे के भिन्न होती हैं, दोनों में अंतर होता है। यहाँ साफ साफ देखो लिखा है कि हिमालय के अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती है। बारहमासी मतलब होता है कि 12 महीने उसमें पानी होता है। और पानी कहाँ से आता है, तो पानी उसमें उसके दो स्रोत होते हैं। हिमालय की नदियों के पानी के दो स्रोत हैं, एक वर्षा, तो इसमें लिखा है इसमें वर्ष भर जो है पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम अर्थात ग्लेशियर का पानी भी मिलता रहता है, इसलिए हिमालय की नदियां क्या हैं, तो बारहमासी है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, थोड़ा सेंटेंस बना करके, तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर जो है पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण किया। तो याद रखना गाज किसे कहते हैं, और याद रखना सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों ने गाज का निर्माण किया है, ठीक है। तो गाज क्या होता है पहले आप ये ध्यान दीजिएगा इस मैप पे, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। नदी जो है अगर किसी दो पहाड़ी के बीच में बहती है तो वहां पर गड्ढा बनाते हुए नीचे की ओर चली जाती है, तो उसी को हम गार्ज या महाखड्ड कहते हैं। इसको आप इस मैप के माध्यम से भी हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दो पहाड़ियां हैं, यहाँ दो पहाड़ी है और नदी यहाँ पे बह रही है, तो कुछ दिन में नदी मिट्टी को काटते हुए और ऐसे ही यहाँ बहने लगेगी। तो ये जो इतना बड़ा जो गैप हो गया, इसी को हम गार्ज कहते हैं, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये गार्ज ही बना हुआ है। तो भारत में कई नदियां गार्ज बनाती हैं। यहाँ पे दो नदियों के बारे में देखो यहाँ उल्लेख किया गया, तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि याद रखना सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। सिंधु गार्ज का निर्माण कहाँ करती है, तो दो पर्वतों के बीच में करती है। आप इस पहले मैप के माध्यम से समझ लीजिएगा। ये सिंधु नदी बह रही है और इसके एक तरफ जो है लद्दाख पर्वत है, एक तरफ जास्कर पर्वत है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में गार्ज कौन बनाता है, सिंधु नदी बनाती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र गार्ज कहाँ बनता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से बनता है, ठीक है। आगे लिख रहा है यहाँ पे कि इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण किया। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं। अपरदन मतलब होता है मिट्टी को काटती हैं, क्यों, क्योंकि ये पहाड़ों से नीचे तेजी से उतरती हैं, तो मिट्टी को काटते हुए नदियां बहती हैं। लिखा है आगे करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प और गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी जो है अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। तो डेल्टा क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं नदी के तीन अवस्थाओं को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि नदी जब पर्वतों से चलती है तो बहुत स्पीड में बहती है, और जब बहुत स्पीड में बहती है तो यहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा करते हुए आगे बढ़ती है। तो याद रखना नदी के तीन क्षेत्र होते हैं, ये ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। तो ऊपरी भाग में नदियां जब बहती हैं तो याद रखना ऊपरी भाग में जब नदी बहती है तो स्पीड क्या होगी उसकी, बहुत तेज होती है, ठीक है। और यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण भी होता है, ठीक है।
मध्य भाग में नदियां मैदानी भाग में विसर्प आकार में बहती हैं। विसर्प मतलब हो गया सांप के आकार में बहती हैं। और जब ये नदियां गोखुर झील का निर्माण करती हैं, ठीक है, और यही नदियां जो है निचले भाग में जब पहुंचती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा ऐसे इसी तरह का बनता है, ठीक है। तो अब डेल्टा जो है कहाँ नदियां बनाती हैं, तो नदियां डेल्टा बनाती हैं कहाँ पर, अपने निचले भाग में। आप इस वीडियो को यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको देखिए पहले कि डेल्टा का निर्माण नदियाँ कैसे करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि नदियाँ जो है अवसाद को लेके आती हैं। अवसाद मतलब मिट्टी को, गाद को लेके आती हैं। आप वीडियो में देखते रहिएगा, वहाँ लाती हैं और ला करके उसको देख सकते हैं आप, ये समुद्र के जो है किनारे पर छोड़ रही हैं। तो समुद्र किनारे पर छोड़ दिया और देखो वहीं से डेल्टा का निर्माण हो गया, ठीक है। तो डेल्टा का निर्माण ऐसे ही होता है। तो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे देश में, ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जमीन भी प्राप्त होती है, ठीक है। आगे यहाँ लिख रहा है अधिकतर प्रायद्वीपीय। अब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। मौसमी क्यों? क्योंकि इनके जो है न, इसमें जो पानी उपलब्ध होता है वो एक खास मौसम में होता है, हमेशा नदियों में पानी नहीं रहता है। यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि इनका जो है प्रवाह वर्षा पर निर्भर होता है, या वर्षा पर निर्भर होती है प्रायद्वीपीय नदियां। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, ठीक है। जिससे मान लीजिए अगर हम बात करें तो ये आपका ये साउथ इंडिया का मैप है। तो हिमालय जो नदियाँ निकलती हैं, ये हिमालय हो गया। तो हिमालय जो नदी निकलती है वो लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो कम दूरी तय करती हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि वहाँ पर उतनी जमीन नहीं है तथा छिछली है, मतलब उसमें गहराई भी नहीं है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और कुछ नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हैं। क्या आप इन नदियों के, दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? तो दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर गिरती हैं, एक नर्मदा और एक तापी नदी। दो नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। आगे लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो आप समझ सकते हैं इस मैप के माध्यम से, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है। तो नदियां जो हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, अधिकांश वो कहाँ से निकलती हैं? तो ये सब नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और लिखा है बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो बंगाल खाड़ी में जो नदियां गिरती है प्रायद्वीपीय पठार की, वो सब पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कौन कौन नदियां हैं? नदियों के नाम अगर हम बताएं तो बहुत सारी नदियां हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक नदी है आपकी गोदावरी, ठीक है, एक है आपकी कृष्णा, एक है कावेरी। ये मुख्य नदियां हैं और इनकी कई सारी नदियां हैं जो सब पश्चिमी घाट से निकलती हैं और जाकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती हैं। ये उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ है आगे हिमालय की नदियाँ। हिमालय की कौन कौन सी नदियाँ हैं इनके बारे में बात करें तो हिमालय की 3 मुख्य नदियाँ हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? पहली है आपका सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्रा। और इन्हीं की सब सहायक नदियाँ मिलकर के जो है हिमालय से निकलती हैं और उत्तर मैदान का निर्माण करती हैं। तो इसमें हिमालय की नदियों के अंतर्गत हम 3 नदियों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे और उनकी सहायक नदियों को भी हम यहाँ जानेंगे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इन जो है हिमालय से निकलने वाली जो है प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नदी तंत्र किसे कहते हैं। तो ये मुख्य नदी है और इसमें कई सहायक नदियां जब आके मिलती हैं तो इस पूरे क्षेत्र को हम नदी तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, बेसिन कहते हैं, घाटी कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं। सब एक ही नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सिंधु अपवाह तंत्र की। तो सिंधु अपवाह तंत्र का अपने हम मैप देखते रहिएगा और सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसको भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत अर्थात चीन से ये नदी निकलती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। तो याद रखना सिंधु नदी केवल भारत के लद्दाख में बहती है और किसी राज्य में नहीं बहती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। तो याद रखना जो सिंधु नदी है वो गाज का निर्माण करती है और गाज का निर्माण कहाँ पे करती है तो यह याद रखना, मैं मैप बना के मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका है जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पर लद्दाख पहाड़ी, यहाँ पर जास्कर पहाड़ी है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ही सिंधु नदी बहती है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिंधु नदी अपना
जो है गार्ज किन दो पर्वतों के बीच बनाती हैं? तो लद्दाख और जास्कर के बीच बनाती हैं। किस राज्य में? तो लद्दाख बनाती हैं। क्या गार्ज क्या होता है? तो दो पहाड़ियों के बीच के जो क्षेत्र होता है जहां नदी काटते हुए गहराई में चली जाती है, उसी को हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े गार्ज हैं। आप इस गार्ज को यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं कि कैसे जो है, और ऊपर मैंने आपको मैप पे दिखाया भी था। तो ऐसे ही बड़े बड़े गार्ज का निर्माण हुआ है जिसे हम महाखड्ड कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, सियोक और हुजा, जो इसमें नदी में आकर के मिलती हैं। तो सिंधु नदी जो है जब लद्दाख प्रवेश करती है तो जास्कर, नुब्रा, सियोक और हुंजा, ये चार मुख्य सहायक नदियां हैं जो जो है सिंधु की हैं, जो लद्दाख में बह करके आके लद्दाख में ही उससे मिलती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हुजरा किसकी सहायक नदी है, सियोक किसकी सहायक नदी है, नुब्रा किसकी सहायक नदी है, जासर किसकी सहायक नदी है। अगर अभी ये क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब है कि एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली इसको पढ़ने की जरूरत है। आगे है सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूरब में जो है ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी याद रखना, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, आप इस पहले मैप पे देखिए कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु की दाईं और बाईं दो सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, याद रखना, जो जैसे नदी ये बह रही है, ठीक है, तो नदी अगर ये बह रही है अगर इधर की ओर, तो जो आप अपने आप को नदी के जिधर नदी बह रही है उधर खड़ा कर लीजिए अपने आप को। तो जो आपका दायां बायां होगा वही जो है नदी का दायां बायां होता है। ठीक है, तो याद रखना, तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है आप इस मैप पे देखते रहिएगा। तो लिखा है बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, सोहन, सियांग, सिगार, ये सब हैं। बाई सहायक दाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो स्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, गिलगित, गिलगित भी नदी है। ठीक है, तो ये सब नदियां हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दो नदियां और दी गई हैं, नुम्बरा, इसके अलावा आपका जो है जास्कर, हुंजरा, ये सब जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब इस यही किताब में अगर आप पढ़ लेंगे या अगर आपको याद हो गया तो आपको बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं उसी चीज़ को बड़ी बड़ी जो है राइटर चोरी कर करके लिख करके और आपको जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो जो एनसीईआरटी में बात कही गई है वो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। ठीक है, मतलब बहुत धीमे ढाल है, बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल नहीं है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में, अब यहाँ द्रोणी क्यों दिया है? क्योंकि वो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर की लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है, ये भी याद रखना। और आपको ये भी बता देता हूँ सिंधु नदी 3 देशों में बहती है। ठीक है, लेकिन इसका आबोहवा तंत्र 4 देशों में है। नदी 3 देशों में बहती है, कौन कौन से पहले आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर का मैप है, पहले इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा मैंने क्या बताया है, जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए। यह है आपका जम्मू कश्मीर का मैप। सिंधु नदी चीन से निकलती है, इंडिया में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो चीन, इंडिया और पाकिस्तान, ये नदी 3 देशों में बहती है, सिंधु नदी। अब आप याद रखना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका अपवाह तंत्र 4 देशों में है। अपवाह तंत्र का मतलब ये हो गया जब इसमें सहायक नदियां आपस में आके मिल जाती हैं तब इसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, नदी बहती है 3 देशों में लेकिन इसका अपवाह तंत्र अर्थात सहायक नदियां जहां से आती हैं उसको हम अपवाह तंत्र कहते हैं। तो नदियां 4 देश, ये नदी है 4 देशों में इसका अपवाह तंत्र है, चीन में, इंडिया में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से नदियां आकर के मिलती हैं कहाँ पर? सिंधु में मिलती हैं। तो इसका मतलब उसका अपवाह तंत्र अफगानिस्तान में भी फैला हुआ है। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र अलग है और नदी का बहना अलग की बात है। दोनों मैंने स्पष्ट किया है, आपको इसको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है जिससे आप गलत एग्जाम में ना करने पाए। ठीक है,
आगे है सिंधु जल समझौता हुआ था। तो सिंधु जल जो समझौता हुआ, तो ये समझौता पाकिस्तान के साथ किया गया था, 1960 में किया गया था। तो टोटल 6 नदियां, तो याद रखना सिंधु जल समझौता में टोटल 6 नदियों का समझौता हुआ। आप इस मैप पे देखिए यहाँ पर, तो सिंधु नदी का जो समझौता हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, 1960 में हुआ। तो 6 नदियों समझौता हुआ। 3 नदियां आप देख सकते हैं, जो 3 नदियां हैं आप कौन कौन सी, तो सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका 20% पानी इंडिया यूज करता है, 80% पाकिस्तान यूज करता है। ये सिंधु जल समझौते में बताया गया, मतलब ये समझौता किया गया। लेकिन जो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ 3 नदियां हैं, कौन कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, आप इस मैप पे देखिए, तो रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों का पानी देखिए, आप वहाँ लिखा हुआ है कि 20% पाकिस्तान यूज करता है और 80% इंडिया यूज करता है। तो सिंधु जल समझौता टोटल 6 नदियों को लेकर के हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग करता है। किसका, सिंधु वाले क्षेत्र का, जो 3 नदियां हैं। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताया, इसको नोट कर लेना, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको डिटेल में आपको एक चीज मैप को ऐड करके बता रहा हूं, जिससे अगर आप कहीं को आपको जाने की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करेंगे जो है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। और गंगा नदी याद रखना, कई जो है अलग अलग धाराओं से निकल करके बहती है। और गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे बहती है, किन किन राज्यों से होकर बहती है, इसके बारे में जब तक हम डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो याद रखना, हरिद्वार के पास ही गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा गंगा नदी के बारे में यहाँ देख लेते हैं। इस मैप पे आप देखिए, यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हुआ है गंगा नदी जो है जहां से निकलती है वो है आपका गंगोत्री, और गंगोत्री में भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, और देवप्रयाग में ये अलकनंदा से मिलती है, तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, आप इस मैप पे देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे पंच प्रयाग है, तो आप पंच प्रयाग कौन कौन से हैं आप वहाँ ध्यान से देखिएगा। तो देखो, वहाँ पे पंच प्रयाग में सबसे पहले है आपका विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिल रही है, आप ध्यान से देखिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर विष्णु प्रयाग के और थोड़ा नीचे आओगे तो लिखा है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग के पास अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिल रही है। और नीचे आओगे तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में जो है अलकनंदा में पिंडा नदी मिल रही है। और नीचे आओगे तो रुद्र प्रयाग लिखा है, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। और फिर इसके बाद देव प्रयाग लिखा है, तो देव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी, और उसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो पंच प्रयाग, इसको भी आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखो, वहां जहां मंदाकिनी लिखा है उसके ऊपर लिखा है केदारनाथ। तो केदारनाथ में नदी कौन निकलती है, मंदाकिनी। और बद्रीनाथ नदी कौन निकलती है, अलकनंदा। तो अलकनंदा हर प्रयाग में बहती है और वहाँ वही मेन नदी है। और अलकनंदा में ही देखो, वहाँ पे सब अलग अलग प्रयाग में अलग नदियाँ के मिल रही हैं, और यहाँ पर पंच प्रयाग का निर्माण करती हैं। ये चीज एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आप एक चीज और देखिए, भागीरथी पे देखो, यहाँ मैप बना हुआ है, भागीरथी पर आगे नीचे देखो लिखा है भील गंगा। तो भील गंगा नदी जहाँ पे आके मिलती है भागीरथी में, वहीं पर टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी बांध पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो गंगा पे नहीं है। गंगा एग्जाम ऑप्शन देगा, सब टिक गंगा लगा देंगे, लेकिन गंगा पे नहीं है, भागीरथी पर है। क्यों, कि गंगा उस समय उसका नाम रहता ही नहीं है, भागीरथी नाम रहता है, तो उसका वो भागीरथी नदी पर स्थित है। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अब आप यहाँ पर आप सीधा सीधा मैप देख सकते हैं कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा में आकर के मिल रही हैं, जो गंगा अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही हैं। तो आप इस मैप पे दोबारा देखिए, यहाँ पर तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आप देख सकते हैं 22 सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और ब्रह्मपुत्रा। जबकि
दाएं साइड नदियों में यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, फल्गु, दामोदर और अजय। तो ये लिस्ट आपको मिल गया है। अब आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यही लिस्ट के माध्यम से आप तैयारी करते रहिए और ऐसे ही चीजें आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो है यह गंगा की दाईं के किनारे समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा के से मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से जो है मैं आपको बता दिया है, नेपाल हिमालय से निकलती हैं और इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, अभी आपको पता होगा, जिससे बड़े मैदान पैमाने पर जो है जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वह नदियां हैं जो मिट्टी को जो है उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य प्रदान मतलब बनाती हैं। तो नदियां अगर बाढ़ लाती हैं तो खादर मिट्टी का निर्माण होता है, नदियां मिट्टी को जमा करती हैं और जिससे जो है कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। नदियां अगर बाढ़ नहीं लाती हैं तो उससे बहुत जो है नुकसान भी होता है, लेकिन अधिक बाढ़ अगर आएंगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य नदी सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा, सोन, ये सब प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और गंगा में आकर के मिल जाती हैं। ये अर्ध जो है उस सूक्ष्म क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम है और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग में ग्लेशियर है ही नहीं। ज्ञात कीजिए वे नदियां कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो गंगा में कहाँ मिल रही हैं, तो इसका एक मैप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बिहार में जो नदियां मिल रही हैं, जैसे बिहार में देखो आप फल्गु नदी मिल रही है, बिहार में आप देखोगे सोन नदी मिल रही है, उत्तर प्रदेश आपको पुनपुन नदी मिल रही है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी मिल रही है। तो इस मैप के माध्यम से आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। आगे लिखा है ज्ञात कीजिए ये नदियां कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आप यहाँ देखिए। तो गंगा देखिए, ये मुख्य नदी गंगा है और ये जो है 5 राज्यों में होकर के बहती है ये आकर के, और इसकी एक शाखा जो है बांग्लादेश में चली जाती है जिसे हम पद्मा कहते हैं, और ये जो है इस क्षेत्र में आकर के हुगली के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में और जो है आपका पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना है। दूसरा, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा अगर इस ऐसे बह रही है तो गंगा का ये वाला क्षेत्र जो है गंगा का बायां क्षेत्र होगा और ये गंगा का दायां क्षेत्र होगा। तो दाईं ओर से देखो आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर यमुना है, इसके अलावा यहीं पर आपका सोन है, यहीं पर आपका टोंस है, यहीं पर आपका पुनपुन है, यहीं पर आपका फल्गु है। ये सब नदियां आकर के दामोदर है, ये सब नदियां यहाँ के मिलती हैं। जबकि बाईं ओर से नदियां कौन कौन मिलती हैं, तो शारदा हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये सब नदियां, महानंदा हो गई, ये सब नदियां आकर के मिलती हैं और इतने बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है? गंगा नदी का अपवाह तंत्र है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ ये भी देख लीजिएगा, सिंधु नदी देख सकते हैं, ये पाकिस्तान जो है में आकर के डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है चीन में तिब्बत से निकल करके और यह जो है लद्दाख बहते हुए आकर के यहाँ मिल जाती है। कहाँ पर? तो अरब सागर में। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये झेलम है, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज, ये सब सी सहायक नदियाँ हैं। और इधर की जो सहायक नदियाँ हैं वो अफगानिस्तान से आती हैं, काबुल है, कुर्रम है, ये सब नदियाँ हैं, गिलगित हैं। ठीक है, और ये इतना बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, तो ये सिंधु का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप इसी मैप पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना, ये चीन में सांगपो कहते हैं। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश में जब ये घूमती है दक्षिण की तरफ, यहाँ नामचा बरुआ पर्वत है, तो इसे हम यहाँ पर दिहांग कहते हैं और इसी को असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और बांग्लादेश में इसे हम जमुना कहते हैं। तो याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें याद रखना कि जैसे चीन में सांगपो, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सांगपो कहाँ कहते हैं, चीन में, दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में और बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। और फिर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, फिर ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को अच्छे से मेंशन किया गया है। आगे हम और नदियों के बारे में अलग से हम लोग बढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिया पूरा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गंगा नदी के बारे में और क्या आगे लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि जो है
मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। तो याद रखना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलने के बाद ये मेघना के नाम से ही कहाँ गिरते हैं, तो ये जो है सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जल वाली यह बृहद नदी बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा का नाम जाना जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ सुंदरी नामक एक पादप से पड़ा। तो आप इस मैप पे देखिए, ये जो है एक मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन को सुंदरी वन भी कहते हैं, तो इसलिए ये वन ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरी वन। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं इस डेल्टा में, क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, आप यहाँ एक मैप देख सकते हैं, लिखा है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। याद रखना, ये देवप्रयाग है और ये नदी जो आ रही है ये आपका भागीरथी है और ये अलकनंदा है। इसी के मिलने के बाद तब इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं नमाम गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय जो है नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और इसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो नमाम गंगे योजना को अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व की जो है 10 परियोजनाओं में इसको सराहा है और बहुत बड़ी परियोजना बताया है। आगे लिखा है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर से अधिक है। तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहाँ लिखा है, पर इसको समझा देता हूँ। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इस मैप के थ्रू बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ये वाला है ये सिंधु अपवाह तंत्र है और ये गंगा अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो सिंधु और गंगा अपवाह तंत्र को बांटता कौन है, वो जिला का नाम है अंबाला। अंबाला नामक जिला वो गंगा अपवाह तंत्र को और जो है सिंधु अपवाह तंत्र को अलग कर देता है। पूछा जाएगा कि सिंधु अपवाह और गंगा अपवाह तंत्र को अलग करने वाला जगह कौन सा है, तो वो अंबाला है। अब जो इस एनसीईआरटी में दिया गया है, या आप न कभी कहीं पढ़ेंगे न कहीं जानेंगे, इसलिए इस चीज़ को समझना और जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अंबाला नगर जो है ये सिंधु और गंगा नदी तंत्र को विभाजक करता है, ये बात याद रखना। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर होती है, जो है आपके उत्तर के मैदान में। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े बिसर बन जाते हैं। बिसर मतलब नदियाँ जब सर्प आकार में चलती है, क्योंकि यहाँ ढाल कम है इसलिए नदियाँ बिसर आकार में बहती रहती हैं। अभी मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरा डिटेल में बताया था, यहाँ मैं आपको पढ़ देता हूँ। लिखा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पूरब तथा सिंधु और सतलुज नदी के स्रोत के काफी नजदीक से निकलती है। तो मानसरोवर झील से, अब आपको यहाँ पकड़ना क्या है, तो मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं तिब्बत में। कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, तीनों नदियां यहीं से निकलती हैं। ठीक है, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका विस्तार मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर जो है के पास से पहुंच करके अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है। अब इस चीज को पहले आपको समझा देता हूं दोबारा मैप पे। ठीक है, जो अभी कहा कि हिमालय के समानांतर बहती है, तो ये हिमालय के समानांतर ये हिमालय है, इसी के समानांतर पूरब की ओर बह करके ये जो है पहुंचती है, तो यहाँ नामचा बरवा पर्वत है, यहाँ पहुंच के यू टर्न लेती है और जब यू टर्न लेगी तो गार्ज का निर्माण करती है। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज कहाँ बनाती है, तो हम बताएंगे कहाँ बनाती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाती है और इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ये बात याद रखना। तो इसके बाद ये प्रवेश करती है, जब यहाँ पर गार्ज का बनाती है तो ये प्रवेश करती है कहाँ पर, अरुणाचल के बाद फिर असम में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है आगे। ठीक है, तो यू आकार की घाटी बनाती है और जिसे हम गार्ज कहते हैं। लिखा है अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज कहाँ बनाती है, तो अरुणाचल प्रदेश बनाती है। ठीक है, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, इसे दिहांग कहते हैं। वहां पर एक नदी है दिबांग
और लोहित, ये दो नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और लिखा हुआ है दूसरी सारी नदियां इससे मिल करके असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। ये आपको अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया भी। ठीक है, और इसे अरुणाचल में क्या कहेंगे, तो दिहांग कहेंगे। ठीक है, और असम में क्या कहेंगे, तो ब्रह्मपुत्र। तो केवल ब्रह्मपुत्र में ही जो है नदी, असम में ही से केवल ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बाकी इसका अलग अलग नाम है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे यहाँ पे हम आपको ये देख सकते हैं, आगे लिखा है तिब्बत एक जो है शीत और शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ जो है इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, मतलब वहाँ जल काफी कम होता है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर बह गुजरती है और यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब सिल्ट मतलब अवसाद की। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बह करके एक गुफित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कई द्वीपों को बनाती है, जो नदी के अंदर द्वीप होते हैं। उसमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। लिखा है कि आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है, तो वो माजुली द्वीप है। ये बात याद रखना, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप इस मैप पे साफ साफ देख सकते हैं कि नदी में माजुली द्वीप कैसे बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। तो याद रखना, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ भी लाती है और बांग्लादेश में भी। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र में सिल्ट निक्षेपों की मात्रा बहुत अधिक होती है, मतलब इसमें बालू गाद की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह जो है बढ़ जाती है और यहाँ बार बार धारा प्रवाह मार्ग में परिवर्तन के कारण बाढ़ आती है। ठीक है, ये बताया गया है। आप इस मैप पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैप मैंने दिया है, यहाँ पे ऐड किया है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। तो ब्रह्मपुत्र की दाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, बेलासिरी, मानस, संकोश, तिस्ता। जबकि बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दिबांग, लोहित, देखू, धनसिरी और कापली। ये आपको याद करना पड़ेगा। आज याद करिए, चाहे आपको जो है 2-4 एग्जाम फेल होने के बाद याद करिए, लेकिन याद करना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं ये 12मासी नहीं होती हैं, ये मौसमी होती हैं। तो पहले ये आपको ये मैप बना देता हूँ, याद रखिएगा। ये प्रायद्वीप भारत का है, ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट ही जल विभाजक है और यहाँ से नदियाँ जो निकलती हैं, कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं तो कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं वो लंबी दूरी तय करती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं वो कम दूरी तय करती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में भी यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो लिखा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता दे रहा हूं, यह पश्चिमी घाट ही जल विभाजक है जो जल को बांटता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट जो है जल को क्या करता है, बांट देता है। जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियों में जैसे महानदी, यहाँ महानदी है, गोदावरी, यहाँ गोदावरी है, कृष्णा, यहाँ कृष्णा है, और कावेरी, यहाँ कावेरी है, पूर्व की ओर बहती है और बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तीसरी नदियां कहाँ गिर रही हैं, पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे है, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं कि महानदी अपना डेल्टा बनाती है, गंगा भी, वो ये क्या कहते हैं, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा भी बनाती है और कावेरी बनाती है। ठीक है, सब डेल्टा बनाती हैं। तो लिखा है पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदियां छोटी धाराएं हैं और नर्मदा, तापी 2 ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। तो ज्वारनद मुख क्या होता है, तो ज्वारनद मुख होता है जब नदियां जो हैं, जैसे मान लीजिए नदी है कोई, तो नदी जब समुद्र में गिरती है तो वो जो है कम दूरी तय करेगी तो ज्वार का पानी उसके मुंह में प्रवेश कर जाता है, तो इसलिए उसे हम ज्वारनद मुख कहते हैं। तो एक बात को आप पहले अंतर को समझ लीजिएगा।
ठीक है, ये मैप बना देता हूँ। इधर जो नदियाँ, जो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकलती हैं और पूरब की ओर बहती है बंगाल खाड़ी में, वो लंबी दूरी तय करती हैं, इसलिए वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, पूरब से ये पश्चिम की ओर जाके अरब सागर में गिरती हैं, वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों में। ठीक है, इसके बाद है आगे लिखा हुआ है, प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में उपेक्षाकृत छोटी होती है। छोटे छोटे आकार की द्रोणियों का निर्माण करती हैं, जिसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ कि नर्मदा नदी जो है दो पहाड़ियों के बीच बहती है और निकलती कहाँ से है? मैकाल पर्वत से। तो मैकाल पर्वत से अमरकंटक से निकलती है और ये दो पहाड़ियों के बीच बहती है। एक तरफ बिंद पहाड़ी, एक तरफ है सतपुड़ा पहाड़ी। तो सतपुड़ा और बिंद के बीच बहती है, रिप्ट घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये एक रिप्ट घाटी में बहने वाली नदी है, इसको आपको अच्छे से याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है या पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, जिसे हम रिप्ट घाटी कहते हैं। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट या संगमरमर के सैलों पर जो है गहरे गाज का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस जिले में संगमरमर के ऊपर बहती है? तो ये जबलपुर में बहती है। यहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है और वहाँ धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो पूछा जाएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे यहाँ दिया हुआ है, नर्मदा की मुख्य प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो उसमें याद रखना वो छोटी है, उसमें जो है याद रखना कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो उसमें तवा नदी सबसे महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना। हिरण भी है। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्यधारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, नर्मदा के बारे में लिखा है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नामक एक योजना शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तापी नदी। तो याद रखना तापी नदी के बारे में पहले बता देता हूं मैं। जैसे ये आपका यहाँ पे नर्मदा बहती है दो पहाड़ों के बीच में, कौन कौन से? बिंद और सतपुड़ा। और सतपुड़ा के दक्षिण में जो नदी बहती है वो है तापी नदी। तो तापी और नर्मदा के बीच में कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। लिखा है, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला से होता है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में नदी बहती है कौन सी? तापी नदी। लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैली है। तो नर्मदा नदी जो है जैसे गुजरात और मध्य प्रदेश में द्रोणी है, वैसे तापी का जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। ये दोनों नदियां कहाँ गिरती हैं? तो याद रखना अरब सागर में। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो है तटीय मैदान बहुत ही संकीर्ण है, बहुत पतला हुआ है। तो ये दो नदियां कहाँ गिरती हैं? तो दोनों अरब सागर में गिरती हैं। इसलिए तटीय नदियों की मुख्य लंबाई कम होती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपुच्छा, पेरियार हैं। इन नदियों को राज्यों के नाम जहाँ है उनको जो है जोड़ के बताना है, तो हम आपको बता देते हैं। ये मैप है। ठीक है, ये जो साबरमती है ये गुजरात में बहती है और खंभात खाड़ी में गिरती है। माही ऐसे मध्य प्रदेश से आकर के खंभात खाड़ी में गिरती है। भरतपुच्छा केरल में बहती है और पेरियार भी केरल में बहती है। सबके नाम मैंने बता दिया है, अब आपको याद रहेगा। अब बात करते हैं हम गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का आप यह अपवाह तंत्र मैप पे दे सकते हैं कि इसका अपवाह तंत्र कितना बड़ा है और इसमें दाईं तरफ से कौन नदियाँ मिल रही हैं, बाईं तरफ से कौन नदियाँ मिल रही हैं, सबको यहाँ अच्छे से दिया गया है। जैसे पूर्णा नदी, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, सिलेरू, इसके बाद में मंजरा, मोहेर, परवर नदी, ये सब मिल करके इसका जो है अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। और याद रखना दक्षिण भारत का ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो लिखा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, मतलब सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय लंबाई में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसी का है। तो जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। पूरे भारत सबसे लंबी नदी गंगा और दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है आपका गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। ठीक है, तो आप मैं देख सकते हैं पश्चिमी ढाल से निकल रही है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। या बह करके बंगाल खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो प्रायद्वीपीय जितनी नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? तो गोदावरी का है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में लगभग 50% है। तो याद रखना इसका पूछा जाए कि
गोदावरी का अपवाह तंत्र किन किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र में। अब आपसे यही क्वेश्चन पकड़ना होता है। अगर यही क्वेश्चन आप पकड़ के अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। लगभग 50% मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो है जो द्रोणी है इतने राज्यों में है। ठीक है। अगर पूछा जाए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पूछा जाए आपसे कि गोदावरी में अनेक सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, दाई सहायक नदियां कौन कौन सी। तो आप देख सकते हैं बाई में वर्धा, प्राणहिता, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, साबरी, पूर्णा, सिलेरू है। जबकि दाई सहायक नदियों में मोहेर, मंजिरा जो है, जिसे हम मंजरा भी कहते हैं, परवर, ये सब इसकी जो है दाई सहायक नदियां हैं। अब आपको अच्छे से याद हो गया। ठीक है। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं महानदी द्रोणी की। तो महानदी द्रोणी जो है ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तो लिखा हुआ है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल खाड़ी में मिलती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में स्थित है। मतलब इस क्षेत्रों से सारी नदियां जाकर के यहाँ मिलती हैं। ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो महानदी है इसी पर जो है हीराकुंड बांध भी बनाया गया है। आगे हम लोग जब अगली कक्षाओं में और आगे बढ़ेंगे तो हम और विस्तार से नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ लिखा है कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी आप इस मैप पे देखते रहिएगा। कृष्णा नदी की कौन कौन सी सारी नदियां हैं सब यहाँ पे दे रखा है। जैसे तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा, ये सब सारी नदियां किसकी हैं? तो ये सब जो है किसकी सारी नदियां है? कृष्णा की हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकल के कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बह करके बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो पूछा जाएगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी प्रमुख सारी नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन्हीं तीन राज्यों के बीच में कृष्णा नदी को लेकर के जल विवाद भी है। अब बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। याद रखना कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो बारहमासी नदी है। बारहमासी कैसे है? तो इसको हमें समझना होगा कि बारहमासी नदी कैसे है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे मान लीजिए ये है आपका दक्षिण भारत का, तो यह कावेरी नदी यहाँ पे है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है तो 6 महीना इसको पानी मिलता है, और जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो 6 महीने पानी मिलता है। तो 12 महीने इसको पानी मिलता रहता है। इसलिए ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जो 12मासी है। यहाँ लिखा हुआ है कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तो पूछा जाए कावेरी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तमिलनाडु में जो है गुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये आप मैप पे देख सकते हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। ठीक है। ये सब की सहायक नदियाँ हैं और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। तो याद रखना कावेरी बहुत उपजाऊ डेल्टा है, ये भी याद रखना। और दक्षिण भारत में इसके प्रति एक कहावत थी कि दक्षिण भारत में कावेरी के डेल्टा में जितने क्षेत्र में हाथी बैठती है उतने क्षेत्र में 7 लोगों के लिए 1 साल के लिए अनाज उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत उपजाऊ डेल्टा है, ये भी याद रखना। ठीक है। मैदान है ये। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। कौन सा? जिसे हम शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये याद रखना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। और जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत जो है मैसूर, बंगलोर इन सब राज्यों को पहुंचती है और कोलार खान को भी बिजली यहीं से जाती है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना जो है भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है ये कुचिक्कल जलप्रपात है। जो कहाँ पर है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में बराही नामक नदी पर है। बराही नामक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लगभग कितना ऊंचा है ये? तो 455 मीटर उसकी ऊंचाई है। कुचिक्कल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे दामोदर। दामोदर कहाँ बहती है? तो दामोदर आपका झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में, ब्राह्मणी वहीं से निकलती है, बैतरणी निकलती है, स्वर्णरेखा नदियाँ, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। इनको एटलस पे देखना है ये नदियां कहाँ पर हैं। तो पहले हम इसको एटलस में एक बार देख लेते हैं।
तो आप ये मैप पे देख सकते हैं कि छोटानागपुर के पठार से कौन कौन नदी कहाँ कहाँ निकल रही है। दामोदर, बैतरणी, स्वर्णरेखा, कौन कौन नदियाँ छोटानागपुर के पठार से निकलती हैं, सब यहाँ पर दे दिया गया है। आप इसके देख करके मैप अच्छे से अब समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं पृथ्वी के लगभग धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका जो है लवणीय जल है कितना, 97%। केवल 3% जल ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 1/3 भाग हिमानी के रूप में, जो ग्लेशियर के रूप में है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर पेयजल जो है स्वच्छ वो बहुत कम है। यहाँ लिखा है झीलें। कश्मीर घाटी और पश्चिमी डल झील जो है नाव वाले घरों तथा शिकार के लिए भी परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहां नौकायन, तैराकी और अन्य जलीय खेलों का आनंद भी लिया होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे स्थल मतलब पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती तब क्या होता, वहां लोग कम जाते क्योंकि वो आकर्षण का केंद्र होता ही नहीं। ठीक है, आगे लिखा है क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। लोग इसलिए झील में जाते हैं क्योंकि वो, अब नैनीताल अगर दिमाग में आता है, डल झील, कश्मीर आता है, तो हमें वो झील ही याद आती है, तभी हम वहाँ जाते हैं। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे हम झील कहते हैं, सबको पता होगा। आगे लिखा क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर। तो ये सागर लिखा हुआ है, कैस्पियन सागर लिखा होता है, मृत सागर लिखा होता है, लेकिन वो बड़े आकार के होते हैं और उनको हम झील ही कहते हैं, ये बात याद रखना। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और लक्षणों से भिन्न हैं। अधिकतर झीलों में झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। मतलब कहने का है कुछ झीलें 12 मासी होती हैं और कुछ में समय के साथ पानी होता है। अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की दोड़ी वाली नहर झीलें, यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो बहुत सारी झीलें हैं जो हिमालय में हैं और वो हिमानी द्वारा हुए हैं, जबकि कुछ अन्य झीलें हैं जो मानव द्वारा निर्मित है या नदियों द्वारा निर्मित है। एक नदी जो है, एक विसर्ग नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो है कट करके गोखुर झील का निर्माण करती है। तो गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है मैंने बताया था, फिर से बता देता हूँ। जब नदी विसर्ग आकार में बहती है, तो नदी जब बहती है विसर्ग आकार में तो बाढ़ भी लाती है। अब नदी बाढ़ द्वारा मान लो तटबंध को तोड़ के नदी यहाँ से बहने लगती है, तो जो ये वाला भाग छूट गया इसी को हम क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। ऐसी झील बिहार में महानंदा, कोसी बहुत बनाती हैं, घाघरा बहुत नदी बनाती है क्या, तो ऐसी जो है गोखुर झीलों का निर्माण वो लोग करती हैं। सिफ्ट और बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और लेगून कुलेरू झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में और कुलेरू झील कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये बात याद रखना। अंतर्देशीय भागों मतलब अंतर्देशीय भागों भारत के आंतरिक भागों में वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं, क्योंकि वह मौसम के अनुसार पानी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय से निकलती हैं। तो मीठे पानी मतलब जो पीने योग्य पानी है वहाँ सब जो है हिमालय से क्षेत्र में है, यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सब बनी जल हिमानियों में से या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई। जैसे हमारे कोई गड्ढा हो और वहाँ बर्फ पिघल गई तो उससे एक झील का निर्माण हो जाता है। या किसी क्षेत्र में शिलाओं या मिट्टी से हिमानी मार्ग बंधे हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के जो बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भूगर्भीय मतलब भूकंप आने से वहां गड्ढा हो गया तब झील बन गई। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी, तो बुलर झील है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है। डल झील, भीलताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो ये सब झीलें पता है कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण होता है, जैसे गोविंद सागर झील जो भाखड़ा नागल बांध पे बनाया गया है। तो गोविंद सागर झील कहाँ बनाया गया, जब डैम बनाया जाता है तब बनाया जाता है। ये मानव निर्मित झीलें होती हैं। आगे लिखा है झीलें मानव के लिए
अत्यधिक लाभदायक होती हैं। यह झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती हैं। इस लाभ बताया जा रहा है बाढ़ किसका, झील का। तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य रखती है, मतलब वहाँ ठंडा रखती हैं, ठीक है। और जलीय परितंत्र को संतुलित करती है, मतलब वहाँ पानी भी उपलब्ध रहता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटकों को बढ़ाती हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं, यही बताया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अधिक अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची बनाइए जो नदी किनारे हैं, तो आपको सबको पता होगा, आप इसके बारे में जानते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, मनोरंजन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो नदियाँ सिंचाई के लिए, नौ संचालन के लिए, जल विद्युत के लिए, तो यही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लगती हैं। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की गई थी 1985 में, ये पूछा गया है। इसके याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको एक बार पढ़ लेना। ये 85 में शुरू की गई थी, ये बात याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखा है नदी प्रदूषण। नदियाँ प्रदूषित कैसे हो रही हैं? तो प्राकृतिक कारणों की वजह से और मानवीय कारणों की वजह से, लेकिन मानवीय कारणों ज़्यादा जिम्मेदार हैं नदियों के प्रदूषण के लिए। यहाँ लिखा है नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों में अधिक जल की निकासी होती रहे तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण के लिए जो है क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ही नदियाँ जल्दी से प्रदूषित हो रही हैं। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य जो है योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? तो नमामि गंगे योजना, ठीक है। नदी के प्रदूषण जल से हमारा स्वास्थ्य जो है किस प्रकार प्रभावित होता है? तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तो बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है अगर जल ना हो तो, ठीक है। तो इसको लेकर के बताया गया है, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? तो ये है आपका सांभर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है? गोदावरी है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के इसमें कौन बहती है? तो तापी नदी बहती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सारे आपको हल हो जाएंगे, ठीक है।